फोर्स क्या होता है? किसी बॉडी पे अगर हम पुश कर रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, समझ में आ रहा है? इस प्रोसेस को कहते हैं फोर्स। डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन या शेप को चेंज करने की क्षमता रखती है। ओके, नाउ मैथमेटिकली बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम ए होता है। अभी इसका हम डेरिवेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे, जिसमें F का मतलब है फोर्स, M मतलब है मास ऑफ द बॉडी और A क्या है? एक्सेलरेशन, जिसमें आपका फोर्स जो होता है न्यूटन में लेना है आपको, ठीक है, इसका SI यूनिट न्यूटन होता है, मास को केजी में लेना है और एक्सेलरेशन को लेना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, समझे? नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर कहीं पे फोर्स लग रहा है तो क्या क्या इफेक्ट मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, उसमें क्या क्या प्रभाव होगा उसका, वो जानते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव है बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है। अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो कोई चीज रुका हुआ है तो उसको मोशन में ला सकते हैं। मोशन को स्टॉप कर सकते हैं, अगर ये कोई चीज मूव कर रहा है तो उसको रोक सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। स्पीड या डायरेक्शन चेंज कर सकता है भाई, ठीक है। फोर्स अगर स्पीड बढ़ाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल का अगर पैडल तेज करोगे या एक्सेलरेट तेज करोगे तो क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है हैंडल घुमाते हुए। तो हम फोर्स से ही तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, हैंडल को घुमा रहे हैं हम। शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे मम्मी आटा गूंथती है, देखा होगा, शेप अलग अलग बन जाते हैं। रोटी बनाती तो शेप गोल बन जाता है। तो फोर्स लगाने से ये सारे इफेक्ट होते हैं। आया समझ? बारी है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स का। क्या होता है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स? तो सबसे पहले बैलेंस फोर्स, जब दो या ज्यादा फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, जैसे जैसे मान लो ये दोनों है, ये भी मान लो 10 न्यूटन लगा रही है और ये भी 10 न्यूटन लगा रही है फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उल्टे डायरेक्शन में, तो ऐसे फोर्स होते हैं बैलेंस फोर्स। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती। मतलब अब ये इधर भी धक्का, ये इधर धक्का लगा रही है, इधर धक्का लगा रही है, पुल कर रही है दोनों, तो इस रस्सी की वजह से क्या होंगे? दोनों रेस्ट में आ जाएंगे, समझ में आया? पोजीशन में बदलाव नहीं आएगा। टूट भी सकता है रस्सी, वो अलग बात है, लेकिन एक तरीके से रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये या तो रेस्ट में रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में से, आप समझ में आ रहा है? या तो रेस्ट में रहेगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में। एग्जाम्पल की बात करें, टेबल पे रखी किताब, उसका जो वेट होता है डाउनवर्ड लग रहा होता है नीचे की तरफ, और नॉर्मल लग रहा होता है उसके ऊपर की तरफ, समझ में आ रहा है? तो इक्वल एंड अपोजिट की वजह से क्या है? वो बैलेंस है। अगर आप चेयर पे बैठते हो तो आप बैलेंस फोर्स की वजह से बैठ पा रहे हो, समझ में आया? तो इसे कहते हैं बैलेंस फोर्स। अब है अनबैलेंस फोर्स की बारी। जब फोर्सेस इक्वल नहीं होते, एक रिजल्टेंट फोर्स लगता है। जैसे देखो इधर दो लोग खींच रहे हैं, तो ये क्या होगा? इस पर रेस्ट पे नहीं आ पाएंगे ये लोग, तो ये क्या है? तुम्हारा अनबैलेंस फोर्स। इफेक्ट क्या पड़ेगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ऐसे केस में, क्योंकि इसे खींचेगा तो बंदा ये आगे निकल जाएगा सीधा, ठीक है। ये दोनों खींचेंगे, मान लो ये दोनों तेज खींच रहे हैं और दोनों जब इसे खींचेंगे तो यहाँ से तो फोर्स कम ही लग रहा है और इन दोनों का फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो इसको खींचेंगे तो फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है फुटबॉल को किक करना। तो फुटबॉल क्या हमारा स्टेट पे था, हमने उसे धक्का मारा तो आगे पहुंच गया, तो एक्सेलरेट हो गया वो, समझ में आया? बारी है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की। इसमें सबसे पहले है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इसमें क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को तब तक मेंटेन करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। यानी कोई चीज कह सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करना पसंद नहीं करते। अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और कोई चीज मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक हम अलग से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए उस पर। बारी है इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। कहने का मतलब है अगर कोई चीज मोशन में है तो उसको चेंज करने से रोक रहा है कोई चीज, वो है इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करें तो सबसे पहले है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, एग्जांपल बस स्टार्ट होती, पैसेंजर पीछे गिर जाते हैं, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? बॉडी मोशन में रहना चाहती है, एग्जांपल बस सडनली स्टॉप हो तो पैसेंजर आगे गिरते हैं। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती, ठीक है। एग्जांपल है कार मुड़ते वक्त साइड में गिरना, समझ में आ रहा है? हम जब कार मुड़ते तो हम थोड़ा साइड में ऐसे करके थोड़ा गिरने लग जाते हैं, समझ में आ रहा है? या बस में भी ऐसे ही होता है, तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। बारी है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। इसमें क्या होता है भाई? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो ये क्या है? ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है?
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा कितना क्या लगेगा उस पर फोर्स लगेगा, और उसका डायरेक्शन हमेशा फोर्स की तरफ होगा। अब ये पहले मोमेंटम जान लेते हैं क्या होता है। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, इसको पी से दिखाते हैं मोमेंटम को, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी। समझ में आया? अगर फाइनल मोमेंटम हुआ तो एम वी लगा दोगे और इनिशियल हुआ तो एम यू लगाओगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है बातें? तो यही था न्यूटन का सेकंड लॉ। अब इसको हम डिटेल में जानते हैं। तो मैथमेटिकली की बात करें तो फोर्स अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डी पी बाई डी टी लिख दिया इसको, या फिर लिख सकते हो आप पी बाई टी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। पर यहाँ क्या होगा, रेट ऑफ चेंज हो रहा है, तो डी टी की जगह आप ये भी लगा सकते हो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में टाइम। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर। समझ में आया? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर? फोर्स के बराबर। अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है मास इनटू में एक्सीलरेशन। अब इसको हम डिराइव करेंगे, कैसे बना है फॉर्मूला। तो डेरिवेशन की बात करते हैं। तो डेरिवेशन क्या कहता है, हमने मान लिया कि इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू में u है। समझ में आया? इनिशियल मोमेंटम है m इंटू में u और फाइनल मोमेंटम क्या है, m इंटू में v। अब चेंज हो रहा है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा, तो p2 माइनस p1, तो कॉमन ले लेंगे m को, तो वो हो जाएगा m v माइनस u ब्रैकेट में। और रेट की बात जब भी आ जाए फिजिक्स में तो हमें टाइम का यूज करना है, तो नीचे टाइम आ जाएगा, तो बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो v माइनस यू अपॉन में t को एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, तो इसकी जगह अगर मैं a लिख दूं तो फॉर्मूला बन जाता है F इक्वल्स टू ma। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन फिजिक्स। ठीक है, ओके, समझ आया? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें एक स्टेटमेंट है, क्या कहता है, हर एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होती है और दोनों अलग बॉडीज पर लगती है। मतलब अगर तुम वॉल को पुश करोगे, वॉल तुम्हें वापस उतनी फोर्स से पुश करेगी। समझ आया? तो ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ। एग्जाम्पल की बात करें, रॉकेट जब लॉन्च होता है तो गैस नीचे की तरफ और रॉकेट ऊपर की तरफ, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होता है तभी ऊपर चले जाता है। वॉकिंग की बात करें तो फुट ग्राउंड को पुश करता है, ग्राउंड वापस पुश करके आगे चलाता है हमें। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जान लेते हैं इसके। गन एंड बुलेट्स में बुलेट फॉरवर्ड की तरफ जाता है, गन बैकवर्ड की तरफ रिकॉइल होता है। रॉकेट प्रपल्सन अभी जो बताया मैंने, गैस नीचे की तरफ रॉकेट ऊपर की तरफ। जंपिंग में पुश ग्राउंड डाउनवर्ड और ग्राउंड पुश हमें करता है अपवर्ड। कार सीट बेल्ट में भी होता है स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया, तो कार का सीट बेल्ट हमें इसलिए रोक देती है इनर्शिया की वजह से। समझ में आया? तो ये था न्यूटन थर्ड लॉ। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ ताकि आपके एग्जाम में एक बेहतरीन अंक आए।